पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक बनी हुई है, जहां स्थानीय जनता का पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के गहरे आर्थिक संकट के कारण यह क्षेत्र भीषण महंगाई, आटे, ईंधन की भारी किल्लत और आसमान छूती बिजली दरों से जूझ रहा है, जिससे आम जीवन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रशासन ने इस जन आंदोलन को दबाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी और आवश्यक खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति रोक दी। अब वहां के प्रदर्शनकारी और स्थानीय नेता खुले मंचों से यह ऐलान कर रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की संपत्ति नहीं है और यदि हालात नहीं सुधरे तो वो भारत के साथ लगी नियंत्रण रेखा के पुराने व्यापारिक रास्तों को खोलने और भारत से मदद मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पीओके की जनता का सब्र टूट चुका है? 1994 में हमारी संसद ने जो संकल्प लिया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, देश का हर नागरिक आज उस संकल्प के साथ खड़ा है। अंतर बस इतना है कि जनता जानना चाहती है ये काम जल्द से जल्द हो और रणनीतिकार चाहते हैं कि कदम ऐसा उठे कि पाकिस्तान को संभलने का मौका भी ना मिले। आज इस ऐतिहासिक मोड़ पर भारत के आम नागरिक, देश के युवा और नीति विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, यानी क्या पीओजे यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का सही समय आ गया है? इसी पर हमने जनता की राय भी देखी है और आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं सर्वे जो हमने किया है। सर्वे दिखाते हैं और उसके बाद हम खास मेहमानों के पास भी चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो सर्वे में हमने किया, वो सर्वे में क्या था आपको बता दें। सीमा खोलने और भारत से मदद मांगने संबंधित पीओजे के नेताओं के बयान को आप कैसे देखते हैं? ये वो पहला सवाल जो हमने किया है। सर्वे में जनता से, आम जनता से जवाब क्या आया है? सही और अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए, 20% लोग ये मानते हैं। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर पीओजे को मुक्त कराना चाहिए, 40% ये भी मानते हैं। पीओजे के नागरिकों को मानवीय मदद करनी चाहिए, 23% ये मानते हैं। बिना देरी किए सैन्य विकल्प अपनाना चाहिए, 17% लोग ये भी मानते हैं। तो मतलब सैन्य विकल्प की तरफ भी जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो हमने सर्वे में किया वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं और उसके बाद ये भी बताएंगे कि क्या जवाब दिया गया है। दूसरा सवाल ये, भारत सरकार को पीओजे को वापस भारत में मिलाने के लिए कौन सी नीति अपनानी चाहिए? ये वो सवाल जो हमने किया। पहला, सही और अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए, ये विकल्प 20% लोग मानते हैं कि सही और अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर पीओजे को मुक्त कराना चाहिए, 40% मानते हैं। पीओजे के नागरिकों को मानवीय मदद करनी चाहिए, 23% ये भी कहते हैं। बिना देरी किए सैन्य विकास अपनाना चाहिए, 17% ये भी मानते हैं। अब देखिए एक और सवाल जो हमने किया, यदि पीओजे के नागरिक बुनियादी सुविधाओं के लिए भारत से मदद की गुहार लगाते हैं तो भारत का रुख क्या होना चाहिए? मानवीय आधार पर तुरंत भेजनी चाहिए मदद, 50% लोग, आधे लोग कहते हैं कि मानवीय आधार पर मदद भेजनी चाहिए। भारत में विलय की शर्त पर मदद करनी चाहिए, 13%। किसी भी तरह की सीधी मदद से बचना चाहिए, 17% लोग कह रहे हैं कि मदद से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मदद पहुंचानी चाहिए, 20% लोग ये भी मान रहे हैं। अब चौथा सवाल जो हमने किया, पीओजे के मामले में भारत के सामने सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती क्या है? सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती क्या है इस पूरे मामले में? अब चलिए कि हमने ये भी पूछा, क्या आपको लगता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय जम्मू कश्मीर में हुआ विकास पीओजे के लोगों को आकर्षित कर रहा है? हाँ, पूरी तरह से भारतीय कश्मीर की खुशहाली देख रहे हैं, 60%। कुछ हद तक 20% नहीं, विकास का इससे कोई सीधा संबंध नहीं, 13%। इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, 7% लोग ये भी मानते हैं। अब जो हमने आखिरी सवाल किया सर्वे का, क्या पीओजे का भारत में विलय देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा? ये वो सवाल जो हमने किया। अब इसका जवाब क्या आया वो भी देख लीजिए फटाफट से। हाँ, पर्यटन, जल विद्युत और व्यापारिक रास्ते खुलेंगे, 36%। नहीं, वहां के बुनियादी ढांचे को सुधारने में भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, 17%। इसका अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, 7%। लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा, फिलहाल भारी चुनौतियां आएंगी, 40% लोग ये भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर सर्वे के जो जवाब है और जिस तरीके से ये सर्वे सामने आया है, ये बात तय है कि, और चलिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस खास मुद्दे पर हर्ष दहिया, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। इसके अलावा सोहेल काजमी साहब, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर, भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहती हूं हर्ष दहिया सर। ये जो पूरी सिचुएशन है और जो वहां पर नारे लग रहे हैं, वहां के लोगों का क्लियर कहना है कि हम आपकी कोई जागीर नहीं है, अगर हमें तमाम सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम आगे का रुख देखेंगे, हम देखेंगे कि हमें कहां पर जाना है। इस पूरे जो समीकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, बड़ा सिंपल है इसको समझना। मेरा ये मानना है कि देखिए, जो ये पूरा हिस्सा है, ये पहली बात तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हम इसे क्या कहते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं तो ये मानता हूं कि जो पूरी पाकिस्तान की लैंड है वो अपने आप में एक टेम्पररी एनॉमली है, क्योंकि आप ये देखिए, सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ही जम्मू कश्मीर नहीं है। ये जो पूरी धरती है जिसपे पाकिस्तान बना हुआ है, ये भारत का हिस्सा थी।
मेरा हमेशा यही कहना होता है कि पाकिस्तान 1947 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और 2047 के बाद पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक टेम्पररी एनोमली है जो ब्रिटिशर्स ने इमेजिनरी रेड क्लिफ लाइंस ड्रॉ करके बना दी गई। ना उसमें उस समय पे हिंदुस्तानियों से पूछा गया कि क्या उन्हें पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कुछ अपने कठपुतली उस समय पे जो हुक्मरान खड़े किए, जो उस समय पे कुछ राजनेता खड़े किए जिन्होंने ये पाकिस्तान की मांग रखी, और उस टाइम की ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश को कमजोर करने के लिए इस तरीके से हमें 3 भाग में डिवाइड कर दिया, जो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। तो जो पूरा का पूरा पाकिस्तान है वो अपने आप में एक क्या कहते हैं टेम्पररी नेशन है जो जी ठीक। जाती यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो रही है, वो साफ दिखलाता है कि ये एक जुल्मों पे बना हुआ नेशन है जिसकी पूरी एग्जिस्टेंस जुल्मों पे बनी। किस तरीके से उस समय पे नरसंहार किया गया पाकिस्तान को पाने के लिए देश भर में 1947 में, 1940s में, और खासकर फिर विभाजन के समय पे 1947 में किस तरीके से लोगों का नरसंहार किया गया, लाखों लोग उसमें मरे। तो जिस नेशन की जो फाउंडेशन है वो इस तरीके के जुल्म पे बनी हुई हो, वो आगे भी करेगा। ये बलूचों के साथ क्या कर रहे हैं, ये वहां की बाकी माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं, इन्होंने सिखों के साथ क्या किया, इन्होंने वहां पे हिंदुओं के साथ क्या किया। तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है। ये बिल्कुल जुल्मों से भरा हुआ देश है और ठीक है। इसका मैं आती पूरी हूँ की सर पूरी आपके जमीन पास। कब्जे वाली महत्वपूर्ण है। बातें आप कह रहे हैं, और जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है वो निश्चित तौर पर वो तो हमने देखा भी है कि किस तरह से वहां पर जुल्म सितम जो है वो लोगों पर किए जा रहे हैं। सोहेल काजमी साहब, ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है अभी पीओजे में, उस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और अचानक तो ये स्थिति आई नहीं है सर, जो वहां के लोगों के हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, जो बलूचिस्तान के हालात है वो भी नहीं छुपे हुए हैं। पहले तो गुड आफ्टरनून मैम, आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट भाई को भी। हर्ष जी ने ठीक कहा कुछ बातों को जिस तरह से एलेबोरेट किया। दूसरा ये है, मुझे मौका मिला है वहाँ 3-4 बार जाने का और वहाँ के लोगों से बातचीत करने का, और वो इलाका जो है जिसको ये सो कॉल्ड चैंपियन वो एजे के बोलते हैं, पीओके तो हम बोलते हैं पीओजे के, लेकिन वो आजाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग। और आजाद जम्मू कश्मीर में आजादी नाम की चीज मैंने तो कहीं देखी नहीं। एक एक चप्पा, एक एक कोना में वहां का घूमा हूं, और लोग सिर्फ सुप्रेशन में रहे हैं 77 ईयर से। और जब जब सुप्रेशन से बाहर वो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान हुकूमतों के खिलाफ, देखिए डीसी, एसपी, डीएसपी ये जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद से वहां तैनात किए जाते हैं, और वो इतने कंट्रोल में इतनी ह्यूमन राइट वायोलेशंस का शिकार हैं लोग कि अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए उन पर जुल्म और सितम ढाया जाता है। और 12 सीटें जो उनकी हैं और उनका जो पार्लियामेंट में जो कोटा है वो भी उन पे थोपा जाता है। वो भी इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं मुल्तान, कहीं से लोगों को नॉमिनेट करके उनकी रहनुमाई करने के लिए वहां पे थोपा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो आजाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं वो कितना आजाद है। और जितनी रिसोर्सेज है वहां मैम उनकी, खासकर जो बिजली की जनरेशन है जिसको मंगला डैम बोलते हैं, उसकी 95% से भी ज्यादा जो है वो रिसोर्सेज जो है पाकिस्तान हमेशा वक्तन फवक्तन उसको इस्तेमाल करता रहा है, और उसके एवज में उनको लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करता है। एक यूनिवर्सिटी है वहां पे जिसमें मैं समझता हूं आज तक कुल मिला के 5,000 स्टूडेंट भी वहां से पास आउट नहीं हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं, तो सो कॉल जो एजे के है वहां के जो सदर रियासत है जिसको गवर्नर बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल सकते। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है कुछ नहीं बोल सकते जब तक उनको इस्लामाबाद से डिक्टेशंस नहीं आती है, किसी मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, अपनी बात खुल के नहीं रख सकते, जब तक उनको पीछे से रटा रटाया आईएसआई का फरमान नहीं आता है। तो आज सब आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो हैं, जो विभाजन के टाइम उधर चले गए और वो किन मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो उनको मजबूर करती है वक्तन फवक्तन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, सड़कों पे आते हैं। फिर जब वो करते हैं, आप अब देख लीजिए जो आज डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, शाम तक वे सब लोगों पे कड़े कानूनों के तहत उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के डिफरेंट जेल्स में डाल दिया जाएगा। ये मुस्तकबिल है वहां के लोगों का, जिसके लिए
जो वो लोग आवाज उठाते हैं, जब हमने कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में ये उसमें 2-3 रास्ते जम्मू कश्मीर से भी खोलने की कोशिश की, तो वो लोग चाहते हैं कि हम भारत के साथ विलय करें और अपने जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ जाए। खासकर पीर पंचाल के जो जो बॉर्डर्स है वो बड़े रेलिवेंट है, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल, जो कल्चर के हिसाब से, जबान के एतबार से और रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट के सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए, वो यहाँ जुड़ना चाहते हैं। और यही वजूहात है कि आज जो लंबा चौड़ा डेमोस्ट्रेशन वहां आप देख रहे हैं, ये पहला डेमोस्ट्रेशन ही, ऐसे लाखों डेमोस्ट्रेशन वहां हुए हैं। अब तो गिलगित भी बिल्कुल। बल्तिस्तान और के सबसे हिल बड़ी बात तो ये भी है सर, देखिए कि ये जो पाकिस्तान है हर्ष दहिया सर, ये जो पाकिस्तान है ये अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता करा रहा है। अपने अंदर की जो लड़ाई है वो तो उससे संभल नहीं रही। अफगानिस्तान के साथ अलग लड़ रहा है, बलूचिस्तान एक मोर्चे पर है, पीओजे में अलग लड़ाई है, सिंध में अलग लड़ाई, मतलब पूरी स्थिति पाकिस्तान की खुद की इतनी खराब है और वो दूसरे मोर्चे पर चाहते हैं कि हम शांति दूत बनकर सामने आए। मतलब कुल मिलाकर जो अपनी खोखली इमेज है उसको बचाने के लिए आप देखिए कि क्या हालत वहां की जनता की हो रही है। क्या ये सही समय है भारत के लिए बड़े कदम उठाने का? खुशबू जी, बिल्कुल। आप ये देखिए, जो पाकिस्तान कहता है कि हम इस्लाम के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, अगर आप वहां पे मुसलमानों की हालात देखेंगे पाकिस्तान में, ये सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, आप पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए, बहुत बुरे हालात हैं। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई क्या कहते हैं वहां पे राइट नहीं मिलते। वहां पे एक ही प्रदेश है, एक ही उनका सूबा है जो पूरे के पूरे देश पे काबिज हो रखा है, सत्ता पे, और वो ही पूरी की पूरी सत्ता चलाते हैं। उसके अलावा चाहे आप बलूचों का हाल देख लीजिए, चाहे आप कश्मीरियों का वहां पे हाल देख लीजिए, चाहे वहां पे पठानों का हाल देख लीजिए, उन्हें एक तरीके से सेकंड क्लास सिटीजन उधर बना दिया गया है। साथ ही साथ जो अहमदी भाई वहां पे रहे हैं, मुसलमान होते हुए भी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, किस तरीके से उनकी लिंचिंग की गई, किस तरीके से उनको क्या कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से उनकी पॉपुलेशन को खत्म किया गया, बाकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी उसको खत्म किया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान इस तरीके से विश्व पटल पे आके शांति की बात करता है या कहता है कि हम किसी की जंग रुकवा देंगे, वहां पे वो क्या कहते हैं पीस का रहनुमा बन जाता है, तो अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात होती है। और बहुत जरूरी है, जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया गया, एक अलग नेशन बनाया गया, बहुत जरूरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवाया जाए बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा ही वो लैंड है, हमारे ही लोग हैं, वो तो देर सवेर हमारे पास वापस आना ही आना है। साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि बलूचिस्तान को आजाद करवाया जाए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बफर जोन बनाई जाए। जो भी इन्होंने अत्याचार किए हैं वहां पे, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटीज पे किए हों, जो मुस्लिम्स में छोटे तबके हैं उन पे जो इन्होंने अत्याचार किए हों, या बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज पे अत्याचार किए हों, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जिस तरीके से उनका सिस्टमैटिक खात्मा किया गया, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को उसका जवाब देना पड़ेगा। और बहुत जल्दी ही विश्व पटल पे इन पे भी वैसे ही केस चलेगा जैसे नाजियों पे केस चला था, क्योंकि ये जो वहां पे कर रहे हैं, जिस तरीके का अत्याचार वहां पे ये कर रहे हैं, वो कोई नाजी जर्मनी से कम नहीं है। नाजी जर्मनी में भी शायद इससे कम अत्याचार हुआ होगा, जिस प्रकार से इन्होंने अत्याचार बलूचों पे, फिर क्या कहते हैं अफगानियों पे, कश्मीरियों पे और अहमदियों पे और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज पे जो इन्होंने अत्याचार किए हैं, शायद नाजियों ने भी उतने अत्याचार अपने समय पे नहीं किए होंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सोहेल काजमी साहब, शायद ये एकदम सही वक्त है जब वहां के लोग भी क्योंकि डिमांड कर रहे हैं और भारत के तरफ से भी क्या कुछ बड़े कदम आने वाले समय में उठ सकते हैं, क्योंकि अब ये तो तय है कि जो स्थिति वहां के लोगों की है, भूखमरी, गरीबी, जिस तरीके से लोग वहां पर रह रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, मतलब आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा वहां पर, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। देखिए खुशबू मैम, जो फसल आप बोते हैं, जो बीज आप जमीन में बोते हैं, आप उसी की फसल काटते हैं। पाकिस्तान का हाल देखिए, पाकिस्तान जब अलग हुआ तो एक इस्लामिक स्टेट के तस्वुर पे बना था, और इस्लामिक स्टेट के तस्वुर में जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो कायदे आजम जिन्ना के 2-3 महीने के बाद तो वो रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में जो बेसिक फाउंडेशन थी वो ये थी, काफिर और मुसलमान। और काफिर और मुसलमान की जंग जो है उसमें पाकिस्तान की बुनियाद जो है बनती गई, और जमहूरियत नाम की चीज कभी भी पाकिस्तान में ना कायम दायम हुई, ना उसको उसका पेड़ कभी लगने दिया। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इस्लामिक स्टेट का तस्वुर लेके कायदे आजम जिन्ना ने इस्लामिक स्टेट
स्टेट तो बना दी, अब ये जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं अहमदियों की तरफ, हर्ष जी, मैं अहमदियों को तो छोड़ देता हूँ, वो तो पूरे दुनिया में उनको मुसलमानों से अलग समझा जाता है, लेकिन शियों को सुन्नी जो है बसों में कत्ल करते हैं, हलाक करते हैं, शिये सुन्नियों को हलाक करते हैं, और वो एक इस्लामिक स्टेट जो रेडिकलाइज ग्रुप्स के हवाले कर दी गई पाकिस्तान ने, और गलत इंटरप्रिटेशन कुरान हदीस की कर 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 करके पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है, तबाही तो हुई है। लेकिन उन्होंने जो साथ लगते हुए इलाके थे, जो रहनुमा बने हुए थे, ये इस्लाम के पैरोकार बने हुए थे, जो हमारे बच्चों को गुमराह करते थे, झूठी बातों को, झूठी नरेशंस को कर करके, आज उसका वो डिविडेंड जो है वो खुद ये भुगत रहे हैं कि अपने लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, अपनी फौज के लोग। आपने देखा इमरान को जब उन्होंने अरेस्ट किया, उसके बाद कितने फौजी जो हमारे पाकिस्तान के लोग थे वो फौज छोड़ चुके, नौकरी छोड़ चुके, कोई ट्रांसफर करवा चुका, कि भैया जुल्म है और जुल्म के खिलाफ हम बिल्कुल उसमें उसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे। यही हाल पीओजे का है, यही गिलगित बल्तिस्तान का है, और यही बलोच का। आज देख लीजिए, बलोच जो है 47 से पहले भी, मैम हिस्ट्री पढ़ी है आप, वो हमेशा अपने रिसोर्सेज को ये लेके यही कहता था जब पार्टीशन नहीं हुई थी कि हमारे रिसोर्सेज है और 50-50% पे हम इसको शेयर किया करेंगे। और लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और बलोच का इलाका उनके पास चला गया, तो उन्होंने फिर वहां अपनी जिद को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके वो बातें कायम रखी, और आज आप देख रहे हैं कि बलोच के लोग एजिटेट कर रहे हैं, और बलोच के 30% लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी में हैं। और जिस दिन कहीं ऐसी फूट पड़ेगी इनकी अंदर आर्मी के भी, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान को उसका खमियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा। तो हर तरफ तबाही है, एक इकोनॉमिकल रिसेशन है, पॉलिटिशियन कोई काम का दिखता नहीं, जो अच्छे थे वो अंदर कर दिए, कुछ मर गए, कुछ चले गए मुल्क छोड़ के। तो आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और वो तसव्वुर जो इस्लामिक तसव्वुर था वो कहीं नजर नहीं आता है, और पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और मानती है कि पाकिस्तान इज ए फेल्ड एंड ए टेररिस्ट स्टेट, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया सर आपका।